बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने हैं क्लिनिकल्स रिलेटेड टू अपर लिम्ब। इसमें अपर लिम्ब के हम सारे क्लिनिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें बोन्स, जॉइंट्स और बाकी चैप्टर से रिलेटेड क्लिनिकल्स होंगे। इसमें बीडी और केएलएम से हैं क्लिनिकल्स मेजर, क्योंकि इनमें सारा कवर हो जाता है। सबसे पहले हम बोन्स के करते हैं, क्रेनिडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। ये पहला क्लिनिकल है। इसमें होता ये है कि क्लेविकल या तो अब्सेंट होती है बिल्कुल जेनेटिकली, या तो बिल्कुल एब्सेंट होगी, या फिर इम्पेयर्ड होती है, यानी कि प्रॉपरली वो डेवलप नहीं हो पाती उसकी, या तो ऑसिफिकेशन नहीं होगी या प्रॉपर वो उसमें बनती नहीं है। तो इसे हम कहते हैं क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। इसमें ड्रूपिंग शोल्डर होते हैं उनके, जो मतलब बच्चा होगा या एडल्ट होगा उनमें शोल्डर सटरनम की तरफ झुक जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। जो दूसरा है वो है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ये बोन्स और मसल दोनों से रिलेटेड है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है कि स्कैपुला मीडियल बॉर्डर और इन्फीरियर एंगल उसका प्रोमिनेंट हो जाता है। कुछ लोगों की जो स्कैपुला होती है बैक साइड से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, उसे हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। क्या होता है, मीडियल बॉर्डर इसमें प्रोमिनेंट हो जाता है और उसके अलावा इन्फीरियर एंगल प्रोमिनेंट हो जाता है। अब ये जो प्रोमिनेंसी होती है ये किस वजह से होती है? उसकी वजह ये है कि स्कैपुला को जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है नर्व टू सीरेटस एंटीरियर। वजह, क्योंकि यहाँ पे मसल होता है, वो मेजर जो उसको कवर कर रहा है वो है सीरेटस एंटीरियर मसल। अगर ये सीरेटस एंटीरियर को जो नर्व, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व भी हम इसे कहते हैं, अगर ये इंजर हो जाती है, इसकी वजह से सीरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाएगा। उसकी पैरालिसिस की वजह से स्कैपुला स्टडीड स्टेट में नहीं रहेगी और उसकी विंगिंग हो जाती है। जो थर्ड क्लिनिकल है वो है स्कैफॉइड स्कैपुला। स्कैफॉइड स्कैपुला का मतलब होता है जो स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है वो कनकेव शेप में होता है, कनकेव शेप होती है। ये एबनॉर्मल इसकी सिचुएशन होती है, अपेयरेंस होती है, इसे हम कहते हैं स्कैफॉइड स्कैपुला। जो फोर्थ है वो है कोलीज फ्रैक्चर। ये जो ये आ रहे हैं ये होते हैं रेडियस के रिलेटेड क्लिनिकल्स। अब जो कोलीज फ्रैक्चर है, कोलीज फ्रैक्चर में ये होता है कि जो इसका डिस्टल एंड होता है यहाँ पे रेडियस का, ये डिस्टल एंड है जहाँ पे रिस्ट बना रहे हैं, यहाँ पे आके ये डिस्टल एंड होता है इसका, इस साइड पे। अगर ये डिस्टल एंड के 2 सेंटीमीटर अबव यहाँ पे अगर इसका फ्रैक्चर हो जाता है तो इसे हम कहते हैं कोलेज फ्रैक्चर। इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो यहाँ पे फ्रैक्चर्ड एरिया होगा, पार्ट होगा, वो ऊपर की तरफ आ जाता है, डॉर्सली प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सेमी फ्लेक्स्ड हो जाता है हैंड। इसकी वजह से क्या होती है, जो अपेयरेंस आती है वो होती है डिनर फोर्क लाइक, इस तरह की अपेयरेंस। तो इसे हम कहते हैं डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी और कोलेज फ्रैक्चर। जो इससे रिलेटेड एक और केस है वो है स्मिथ्स फ्रैक्चर। अब स्मिथ्स फ्रैक्चर और ये इस तरह रिलेटेड है, इनमें डिफरेंशिएट इस तरह करना है कि स्मिथ्स फ्रैक्चर में जो यहाँ पे फ्रैक्चर्ड एरिया होगा वो एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि वो एंटीरियर की तरफ, आगे की तरफ धंस जाएगा। यहाँ पे क्या था, कोलिस फ्रैक्चर में वो डार्सली प्लेस हो गया था, जिसकी वजह से इस तरह थोड़ा सेमी फ्लेक्स स्टेट में हैंड आ गया था। तो इसे हम कहते हैं स्मिथ्स फ्रैक्चर। जो पुल्ड एल्बो है, पुल्ड एल्बो का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं उनको अमूमन इस तरह करते हैं कि बाजू से ऊपर उठा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ हमारे पास रेडियस है, ह्यूमरस है, नीचे रेडियस यहाँ पे है, और उसके साथ साथ अल्ना प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, एन्यूरल लिगामेंट, जो इन तीनों चीज़ों को मेजरली, जो रेडियस और अल्ना है इनको एक प्रॉपर पोजीशन पे मेंटेन करवाता है, स्टेबल करता है। तो अगर उनको पुल करते हैं बच्चों को ऊपर की तरफ, तो इससे क्या होता है, जो रेडियस है मेजरली वो एनुलर लिगामेंट से डिसलोकेट कर जाती है, सबलक्सेट कर जाती है, इसे हम कहते हैं पुल्ड एल्बो। जो मेडलंग्स डिफॉर्मिटी है ये रिलेटेड होती है अल्ना के रिलेटेड। अब इसमें होता क्या है, जो अल्ना का स्टाइलॉइड प्रोसेस है, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये डर्सली जो है वो सब लक्सेट हो जाता है। किस तरह, ये कब होता है, अगर रेडियस प्रॉपरली डिवेलप नहीं हो रही तो इसकी वजह से अल्ना की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। किस तरह, ये हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस है अल्ना का। अगर ये डॉर्सली सबलक्सेट हो जाता है, कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, क्लियरली और बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, यानी कि बंदे को लगता है ये अबनॉर्मल है, उसको हम कहते हैं मेडिलंग्स डिफॉर्मिटी। उसके बाद है स्कैफॉइड फ्रैक्चर। जो स्कैफॉइड स्कैपुला है वो स्कैपुला का से रिलेटेड क्लिनिकल था। जो स्कैफॉइड फ्रैक्चर है ये स्कैफॉइड बोन, जो कार्पल बोन है उससे रिलेटेड एक फ्रैक्चर है। इसमें क्या होता है, जो स्कैफॉइड है इसको दो न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करती हैं। एक होती है प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर और दूसरी होती है डिस्टल एंड के ऊपर, यानी कि ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ये इसका डिस्टल एंड है। तो जो दो आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं ये नॉर्मल होता है। 13% केसेस में इस तरह होता है कि प्रॉक्सिमल साइड पे होती कोई नहीं है, दोनों जो है वो डिस्टल एरिया पे आ रही होती हैं। अगर फ्रैक्चर यहाँ पे हो जाता है
तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल एरिया पे निक्रोसिस हो जाएगी, क्योंकि उस पर ब्लड वेसल यहाँ पे लेके नहीं जा रही होती, मेडलरी आर्टरी भी नहीं लेके जा रही होगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे निक्रोसिस हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं स्केफाइड फ्रैक्चर लीडिंग टू निक्रोसिस। लेकिन ये सब में नहीं होता, ये 13% केसेस में निक्रोसिस हो रही होती है। जो बेनेट्स फ्रैक्चर है ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन से रिलेटेड होता है। फर्स्ट मेटाकार्पल बोन अमूमन ये बेस के ऊपर यहाँ पे इसका फ्रैक्चर हो जाता है, इसे हम कहते हैं बेनेट्स फ्रैक्चर। पॉलीडेक्टाइली ये होता है 6 डिजिट्स अगर प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी में इस तरह होता है कि एक एक्स्ट्रा डिजिट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं पॉलीडेक्टाइली। तो उसके बाद है बडी स्प्लिन। ये ऑर्थोपेडिक जो सर्जन होते हैं वो करते हैं, अगर फ्रैक्चर हो जाता है मिडिल फिंगर का, मिडिल फिंगर के अगर फ्रैक्चर होता है तो वो क्या करते हैं, वो बडी स्प्लिंट कर देते हैं। बडी स्प्लिंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे वो स्प्लिंट कर देंगे तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। परमानेंट नहीं जोड़ते, बल्कि इसको हील होने के लिए, अगर डिस्टल फेलेक्स के ऊपर इन्फेक्शन अगर हमारे पास आ रहा है फ्रैक्चर, तो उसको एक प्लास्टर वगैरह के साथ या पट्टी वगैरह के साथ इसको आपस में बांध देते हैं, जिसकी वजह से ताकि इसकी प्रॉपर जो है हीलिंग हो सके। उसके बाद है रेडियोलर सिनास्टोसिस। सिनास्टोसिस नॉर्मली भी होता है और ये एबनॉर्मल भी होता है। नॉर्मली ये स्कल की जो बोन्स होती हैं उनमें हो रहा होता है। सिनास्टोसिस होता है फ्यूजन ऑफ टू बोन्स, यानी कि टू बोन्स, अगर टू से ज़्यादा बोन फ्यूज़ कर रही हैं। ये एबनॉर्मल होता है रेडियोलर में। रेडियस और अल्ना आ रही हैं, उन्होंने यहाँ पे होती हैं रेडियस और अल्ना, तो उन्होंने क्या करना होता है, प्रोनेशन सुपीनेशन में सुपीरियर और इन्फीरियर रेडियोलर जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। तो क्या हो जाता है रेडियोलर सिनास्टोसिस में, ये रेडियस और अल्ना फ्यूज़ कर जाती हैं आपस में, तो इनकी फ्यूजन की वजह से ना प्रोनेशन हो पाती है ना सुपाइनेशन हो पाती है, इस तरह प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं होती, ना हैंड की और ना एल्बो के ऊपर होती हैं। तो इसे हम कहते हैं रेडियोलर सिनास्टोसिस। ये क्लिनिकल थे बोन से रिलेटेड। अब हम आते हैं जॉइंट्स के क्लिनिकल्स। जॉइंट्स के क्लिनिकल में ये अपर लिम्ब के सारे जॉइंट्स के क्लिनिकल्स हैं। शोल्डर टिप पेन में क्या होता है, शोल्डर टिप पेन ये असल में एक टाइप का रेफर्ड पेन होता है। ये किस वजह से हो रहा होता है, असल में होता है ये कि जो डायफ्राम है उसको नर्व सप्लाई करती है फरीनिक नर्व। अब फरीनिक नर्व की जो नर्व सप्लाई है वो है C3 C4 स्पाइनल सेगमेंट से। तो जो नर्व यहाँ पे शोल्डर को सप्लाई कर रही होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व भी C3 C4 वाली है। तो इससे क्या होता है, दोनों का चूंकि स्पाइनल जो ओरिजिन है स्पाइनल सेगमेंट से वो सेम है, अगर डायफ्राम के अंदर इरिटेशन है, फ्रीनिक नर्व इरिटेशन है, तो उसकी वजह से जो पेन है वो शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है शोल्डर की तरफ। इसे हम कहते हैं शोल्डर टिप पेन। उसके बाद है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर की सिचुएशन में होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है जो अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन है शोल्डर की, अगर वो उसकी जो मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं, तो उसकी फ्यूज़न की वजह से क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर की सिचुएशन में जो अगर पेशेंट है या विक्टिम है, वो ना फ्लेक्शन करा पाता है, ना एक्सटेंशन करा पाता है, ना एबडक्शन ना एडक्शन, सारी जो मूवमेंट्स एट द शोल्डर होती हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं। उसके बाद ये एल्बो से रिलेटेड क्लिनिकल्स आ रहे हैं। जो टेनिस एल्बो है, इस तरह याद रखने, LT लेक्चर थिएटर, किस तरह, T फॉर टेनिस एंड L फॉर लेटरल एपिकोंडाइल, तो इस तरह बाकी सारे याद हो जाएंगे। लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर फ्रैक्चर होता है, सॉरी इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। इनफैक्ट लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर ये होता है टेनिस के प्लेयर्स में, जब वो टेनिस खेल रहे होते हैं तो इससे क्या होता है, जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजन होता है लेटरल एपिकोंडाइल से निकलने वाले मसल, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजन, जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं फोर आर्म के, वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो उनके अंदर मतलब यहाँ पे इनका स्प्रेन हो जाता है, तो इसके या माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है। इसे हम कहते हैं टेनिस एल्बो। जो स्टूडेंट्स एल्बो है, जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी टेबल वगैरह पे या चेयर पे अगर कोई हार्ड प्लेस है उस पर अगर ज़्यादा देर तक अपनी कोहनी को रख के बैठते हैं, तो यहाँ पे होता है ओलेक्रेनन फोसा, ओलेक्रेनन प्रोसेस। जो ओलेक्रेनन प्रोसेस है, यहाँ पे एक बरसा होता है ओलेक्रेनन बरसा। ये ओलेक्रेनन बरसा के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, उसे हम कहते हैं ओलेक्रेनन बरसाइटिस। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी हार्ड प्लेस पे उनका जो अगर कोनी ज़्यादा देर पड़ी रहती है, एल्बो पड़ी रहती है, तो ओलेक्रेनन बरसाइटिस हो जाता है। इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स एल्बो। माइनर्स एल्बो भी इसे कह रहे हैं, माइनर MINER, माइनर्स एल्बो। उसके बाद है गुल्फ्स एल्बो। अब गुल्फ्स एल्बो में क्या होता है, इसमें ये सीन है कि मीडियल, अब जो उसमें लेटरल एपिकोंडाइल था, इसमें मीडियल एपिकोंडाइल होता है। मीडियल एपिकोंडाइल से जो मसल निकल रहे होते हैं वो होते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजन। अब जो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजन के मसल्स होते हैं इनके अंदर माइक्रो ट्रामा हो जाता है, गुल्फ के प्लेयर होते हैं उनमें इस तरह होता है, तो इसे हम कहते हैं गुल्फ्स एल्बो। उसके बाद है क्यूबिटस वेल्गस एंड वेरस। ये क्या चीज़ है, यहाँ पे कैरिंग एंगल होता है। क्या कैरिंग एंगल है, कैरिंग एंगल ये है कि अगर हम फर्ज करते हैं ये बॉडी है, मैं ऐसे फर्ज ड्रा कर रहा हूँ, तो ये बंदा है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कहते हैं ये ह्यूमरस है, यहाँ पे क्या होता है एक लाइन है, तो ये एक होना इस तरह चाहिए। तो जो हमारे पास आगे होती है फोर आर्म, वो थोड़ी इस तरह प्रेजेंट होती है, यानी कि एक एंगल पे प्रेजेंट होती है। इस एंगल को हम कहते हैं कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल किसके दरमियान है, ह्यूमरस के दरमियान और जो फोर आर्म है, यानी आर्म और फोर आर्म के दरमियान में एक एंगल होता है, उसे हम कहते हैं कैरिंग एंगल। ये कितना होता है, ये वैसे होता है 10 to 15।
ये मतलब अब हर एक में डिफरेंट होता है। अब वो क्या होता है, क्यूबिटस वेल्गस में क्या होता है, वेरस, रस कम, इस तरह समझ ले। वेरस में क्या होगा, वेरस में कम हो जाता है, तो क्यूबिटस वेरस में क्या होता है, 13 डिग्री से एंगल कम हो जाता है। क्यूबिटस वेरस, वेरस में क्या होता है, कम हो जाता है। तो एक याद रख लें, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। 13 डिग्री से ये एक्सटेंडेड है 13 डिग्री, इससे कम होगा तो क्यूबिटस वेरस होगा। अगर 13 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है एंगल तो उसे हम कहते हैं क्यूबिटस वेल्गस। तो ये इसमें कैरिंग एंगल से रिलेटेड क्लिनिकल है। उसके बाद है गैंग्लियन सिस्ट। गैंग्लियन सिस्ट क्या होता है, ये अमूमन इफेक्ट करती है रिस्ट जॉइंट को। ये होती है क्या है, असल में यहाँ से जो टेंडन्स गुजर रहे हैं, यहाँ से होते हैं एक्सटेंसर टेंडन और यहाँ पे होते हैं फ्लेक्सर टेंडन। मेजर जो होते हैं वो एक्सटेंसर टेंडन के ऊपर हो रहा होता है। इनमें क्या होना है, यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो फ्लेक्सर टेंडन्स हैं, एक्सटेंसर टेंडन के ऊपर होती है सनोवियल शीथ, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये जगह उभर जाती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन टाइप हो जाती है, उसे हम कहते हैं गैंग्लियनिक सिस्ट। तो ये सिस्ट अपेयर हो जाती हैं, गैंग्लियन सिस्ट भी नहीं कहते हैं। उसके बाद है डीक्वेरवेंस टीनोसाइनोवाइटिस। असल चीज़ है टीनोसाइनोवाइटिस। इसमें क्या होता है, जो टंडन है, एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर टेंडन्स, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह गैंग्लियन सिस्ट की तरह। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ये उभरता नहीं है, तो इस वजह से एक इन्फ्लेमेशन होती है टेंडन की। कौन कौन से इसमें मेजरली आ रहे होते हैं, इसमें जो मेजर इफेक्ट करता है वो होता है थंब से रिलेटेड, यानी कि इसमें कार्पोमेटाकार्पल और मेटाकार्पोफेलेंजियल, इनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो टेंडन होते हैं इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसमें जो मेजर टेंडन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो एक होता है एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, यहाँ पे एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस। ये जो होते हैं ये मेजरली इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं डीक्वेरवेंस टीनोसाइनोवाइटिस। उसके बाद है बुल राइडस थंब और स्कायर्स थंब। अब ये जो बुल राइडर्स थंब और स्कायर थंब है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। बुल राइडर्स में क्या होता है, यहाँ पे जो मेटाकार्पल है, फर्स्ट मेटाकार्पल, इससे रिलेटेड जो लिगामेंट होता है, यानी कि कोलेटरल लिगामेंट, तो जो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है, यानी कि ट्रांसवर्स टाइप के लिगामेंट, तो इनमें क्या होता है, अगर उनमें स्प्रेन आ जाए, जैसे स्प्रेन हो, एक तरह का इस तरह समझ लें कि आर्ट हो जाए बहुत ज़्यादा, तो इसे हम कहते हैं बुल राइडर्स थंब। स्कायर थंब में क्या होता है, इसमें ट्रॉमा हो जाता है प्रॉपर, यानी कि इसमें रप्चर हो जाता है कोलेटरल लिगामेंट का, इसे हम कहते हैं स्क्वायर स्तंभ। तो ये थे जॉइंट से रिलेटेड। अब हम आते हैं आगे बाकी जो चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड। ये पहले पहले हम ब्रेस्ट का देख रहे हैं, पोलीमेस्टिया। अब पोलीमेस्टिया, पोलीथीलिया, एमेस्टिया और एथीलिया, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। पोली का मतलब होता है मैनी और ए का मतलब होता है एब्सेंट। अब पोलीमेस्टिया में क्या होता है, बहुत सारे यानी कि छोटे छोटे ब्रेस्ट होते हैं, ज़्यादातर ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, निपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सुपर न्यूमरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूमरस इसमें ब्रेस्ट होते हैं, इसे हम कहते हैं पोलीमेस्टिया। एमेस्टिया में क्या होता है, जो निपल्स वगैरह हैं ये अब्सेंट होते हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट है ये अब्सेंट होती है बिल्कुल। तो पोलीथीलिया में क्या होता है, ये यहाँ पे निपल्स हैं, ये ब्रेस्ट है, और थीलिया में क्या होता है, निपल्स होते हैं। तो पोलीथीलिया में एक से ज़्यादा निपल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक साइड पे। तो वैसे दो होते हैं, तो दो से ज़्यादा आ जाए तो पोलीथीलिया होता है। उससे रिलेटेड आगे हम पढ़ते हैं वो है एथीलिया। एथीलिया में निपल्स होते ही कोई नहीं, यानी कि निपल्स अब्सेंट होते हैं। ये इस तरह एथीलिया है, एथीलिया को हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है, जिसमें निपल्स एब्सेंट होते हैं। उसके बाद है गायनिकोमेस्टिया। ये क्या होता है, अब मेस्टिया मतलब ब्रेस्ट से रिलेटेड है। तो गायनिकोमेस्टिया में क्या होता है, जो कलाइन फिल्टर सिंड्रोम है। अब कलाइन फिल्टर सिंड्रोम होता मेल है लेकिन एबनॉर्मल मेल है। तो कलाइन फिल्टर सिंड्रोम में जो मेल है उसमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें अगर मेल में ब्रेस्ट डेवलप हो जाए तो उसे हम कहते हैं गायनिकोमेस्टिया। उसके बाद है प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वाइव और एसक्यू के हवाले से। इसमें क्या होता है प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस में, कि जो ब्रेस्ट है उसमें दो तरह के लिम्फेटिक्स होते हैं, एक होते हैं सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और दूसरे होते हैं डीप लिम्फेटिक्स। अगर ये सुपरफिशियल लिम्फेटिक की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो यहाँ पे एडीमा हो जाता है सुपरफिशियल सतह पे, यानी कि स्किन एडीमा हो जाता है। इसे हम कहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एडीमा हो जाता है, लिम्फ यहाँ पे अकामुलेट होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से लिम्फोडीमिया टाइप स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, एक अपीयरेंस। तो इससे क्या होता है, ऑरेंज लाइक यहाँ पे स्किन हो जाती है ऑरेंज की तरह की, तो इससे हम कहते हैं प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। उसके बाद है इसकी वजह से कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। ये जो ब्रेस्ट कैंसर जिसे हम कहते हैं, तो ये जो कार्सिनोमा होता है ये जस्ट एक ब्रेस्ट तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये स्प्रेड होता चला जाता है। अब इसने स्प्रेड किस तरह करना है, एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट तक चला जाता है, पहली बात, एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट तक। दूसरी बात ये होती है कि ये वीनस कम्प्लेक्सेस, वीनस साइनसेस वगैरह होते हैं, वीनस यानी कम्प्लेक्स होते हैं, वेन्स के थ्रू ये स्प्रेड कर जाता है। वेनस में जो प्लेक्सेस होते हैं उनके थ्रू ये इसमें स्प्रेड कर जाते हैं। दूसरा लिम्फ का भी कनेक्शन होता है, उसकी वजह से भी स्प्रेड कर रहे होते हैं। अब ये एक तो एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट तक चले जाते हैं स्प्रेड, ये एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट का हो गया। जो दूसरा होता है वो लीवर तक चले जाते हैं, यानी कि वेन्स के थ्रू, और जो लिम्फ होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, मेजरली लिम्फ वेसल के थ्रू चला जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, स्प्रेड कर जाता है लीवर तक। उसके अलावा ये चला जाता है
फीमर तक यानी कि ग्राइन रीजन तक भी ये चला जाता है थर्ड। और जो फोर्थ होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो वर्टिब्रल सिस्टम तक चला जाता है, यानी कि जो वर्टिब्राए हैं उन तक चला जाता है। किस तरह? यहाँ पे सेगमेंटल वेन्स होती हैं बाहर की तरफ, उन सेगमेंटल वेन्स के थ्रू ये चला जाता है। दूसरी बात ये होती है यहाँ पे ना वर्टिब्री की जो बॉडी होती है, यहाँ पे होता है वर्टिब्रल वीनस कम्प्लेक्स, ये वीनस कम्प्लेक्स होता है, तो इसके थ्रू जी यहाँ पे आ जाता है सेंट्रल कैनाल, और यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, तो यूँ ये ब्रेन तक भी चला जाता है। तो इसलिए ये ब्रेन तक कैसे जाता है ये पूछ सकते हैं, इसको स्प्रेड कैसे होता है। वर्टिब्रल वाला मेजर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेगमेंटल वेन होती है और वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस होता है, वहाँ तक चला जाता है। उसके बाद है ब्रेस्ट को चेक करने के लिए आया कि कैंसर है या नहीं, यानी कि इसमें कार्सिनोमा है या नहीं। अब सेल्फ एग्जामिनेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला ये होता है कि ये खुद भी बंदा कर सकता है, दो कोई मतलब डॉक्टर वगैरह भी इसमें कर सकते हैं। इसमें ये होता है सबसे पहले देखी जाती है सिमेट्री, कि ब्रेस्ट की सिमेट्री किस तरह की है। दूसरी बात ये होती है यहाँ पे देखा जाता है कि क्या स्किन का कलर चेंज हो रहा है नहीं, यानी कि ड्यूरिंग जो पेरेस चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा देखा जाता है कि क्या निप्पल्स जो है वो रिट्रैक्ट तो नहीं कर गए। निप्पल्स की जो रिट्रैक्शन होती है का मतलब होता है कि निप्पल्स अंदर की तरफ धंस जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं निप्पल्स की रिट्रैक्शन। उसके अलावा देखा जाता है कि साइज़ उनका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ। उसके अलावा देखा जाता है क्या लिम्फ का पलम्प जो है, यानी कि लिम्फ का पलम्प यहाँ पे डेवलप हो जाता है। उसके अलावा देखा जाता है क्या यहाँ पे अगर इसको स्क्वीज़ किया जाए, यानी कि अगर इसको हम क्या लिम्फ नोड से अगर स्क्वीज़ करने पे क्या इसमें डिस्चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये देखा जाता है। उसके अलावा आर्म को अबव करके यानी कि उसको रेज करके देखा जाता है, लिम्फ को चेक किया जाता है, लिम्फ नोड वगैरह को क्या उनकी सिमेट्री कैसी है, तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद है दो तरह की केसेस आती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस से रिलेटेड, एक होता है अर्ब्स पैरालिसिस और दूसरा होता है कलम्पकीज पैरालिसिस। अब जो अर्ब्स पैरालिसिस है इसमें क्या होता है, अर्ब्स पैरालिसिस में जो अपर ट्रंक है, ये अपर ट्रंक से रिलेटेड होता है, वो होता है अर्ब्स पैरालिसिस। जो लोअर ट्रंक से रिलेटेड होता है वो होता है कलम्पकीज पैरालिसिस। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो कि अपर ट्रंक से रिलेटेड होता है तो इसमें मेजरली C5 और C6 इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इसमें C8 एंड T1 इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। पहले हम देख लेते हैं अर्ब्स पैरालिसिस को, अपर ट्रंक के रिलेटेड डिफॉर्मिटी को, यानी कि केसेस को। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि C5 और C6 की वजह से जो इनर्वेशन है वो प्रॉपर आ नहीं पाती, तो इसकी वजह से डिफॉर्मिटी हो जाती है। ये कब होता है, ये क्यों होता है? बर्थ इंजरी की सूरत में इस तरह होता है कि अगर सबसे पहले शोल्डर को मतलब डिलीवरी हो रही होती है, वैसे हेड की डिलीवरी होती है, अगर शोल्डर की डिलीवरी हो रही होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन इसे हम कहते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, नर्व की डैमेज हो जाती है, रूट वैल्यू नहीं कर रही होती है। उसके अलावा ये होता है कि अगर शोल्डर के ऊपर फॉल कर रहे हैं, फॉल ऑन शोल्डर हो जाता है, एब्डक्टेड शोल्डर आ जाता है, एनेस्थीसिया के दौरान ऐसा हो सकता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अपर ट्रंक से जो अपर ट्रंक होता है वो डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से जो आगे इनका C5 और C6 ने, इसकी वजह से कुछ मूवमेंट्स लॉस हो जाती हैं, मसल पैरालाइज हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, अपर ट्रंक के डैमेज होने की वजह से पहले देखते हैं कि इसकी वजह से हो क्या रहा है, डिसेबिलिटी किस टाइप की सामने आती है, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें मूवमेंट लॉस हो जाती हैं। अब इसमें ये होता है कि आर्म इसमें एक्सटेंड हो जाती है, फोर आर्म बिल्कुल सारा कुछ, तो ये आर्म एक्सटेंडेड हो जाएगी। उसके अलावा ये होता है कि हैंड प्रोनेटेड पोजीशन में आ जाएगा, प्रोनेटेड हैंड होता है। मीडियली रोटेटेड फोर आर्म होती है, तो मीडियली रोटेटेड हो जाता है फोर आर्म, ठीक है। अब इसमें एक और क्या होता है, मीडियली रोटेटेड हो चुकी है, एक्सटेंडेड हो चुकी है, प्रोनेटेड फॉर्म में आ चुकी है, और उसके अलावा एडक्टेड है, यानी कि इसमें एडक्शन हो जाती है। तो इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि एक्सटेंडेड फॉर्म में है तो फ्लेक्स नहीं हो पाएगी, तो फ्लेक्शन लॉस हो जाती है। अब उसके जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं वो पैरालाइज हो रहे हैं। दूसरा प्रोनेटेड है, तो जो सुपिनेटर मसल्स होते हैं सुपिनेशन नहीं हो पाती, तो इस वजह से सुपिनेशन नहीं होगी। मीडियली रोटेटेड है तो लेटरल रोटेशन नहीं हो पाएगी। उसके अलावा एडक्शन है तो एबडक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये इसमें देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स इसमें आते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स। उसके अलावा कौन कौन से इसमें जो है वो लास्ट हो जाती है मूवमेंट्स, तो ये आ जाता है। ये अर्ब्स पैरालिसिस। उसके बाद है क्लम्प कीज पैरालिसिस। अब क्लम्प कीज में चूंकि C8 एंड T1 आ रहा होता है, T1 ने मेजरली कवर करना होता है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड को, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, ठीक है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड इसमें आ रहा है। ये आपने मेजरली बात याद रखनी है। इसकी वजह से क्या होता है, चूंकि C8 एंड T1 ने मसल सारों को कर्व कराना होता है, इससे जो डिफॉर्मिटी आती है वो होती है कला हैंड, यानी कि इसमें कंप्लीट कला हैंड हो जाता है। हम आगे पढ़ते हैं कि कंप्लीट कला हैंड क्या होता है और उसमें कौन कौन से मसल पैरालाइज हो रहे होते हैं। तो ये लोअर ट्रंक से रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। उसके बाद है हॉर्नर्स सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, मेजरली जो T1 इफेक्टेड हो रहा है, इसी वजह से क्या होता है, ये एक तो इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड को T1 की जो स्पाइनल इनर्वेशन होती है वो सप्लाई करती है। उसके अलावा आइस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, पहली बात हो जाती है टोसिस, टोसिस, मियोसिस, एन एनहाइड्रोसिस और इनेफ्थेलमोस, ये लिखी हुई है BD में, इनेफ्थेलमोस,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है इनएफ्थेल्मोस, तो टोसिस में क्या होता है आईलिड्स ड्रूप कर जाते हैं, मियोसिस में प्यूपिल कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं, एनहाइड्रोसिस में क्या होता है स्वेटिंग नहीं होती। उसके अलावा यहाँ क्या होता है जो इनएफ्थेल्मोस होता है, इनएफ्थेल्मोस में संकन आइज हो जाती हैं, अंदर की तरफ धंस जाती हैं। तो ये किस वजह से होता है, T1 के डैमेज होने की वजह से होता है, हार्नर सिंड्रोम इसको हम कहते हैं। बैक पैकर्स पाल्सी ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये होता है कि जो लेबरर है अगर वो बहुत ज़्यादा कोई मतलब वेट लिफ्ट करते हैं बैक के ऊपर, तो इस वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो बैक के मसल्स होते हैं नर्व्स इसमें डैमेज हो जाती हैं, तो सेंसेशन लॉस भी हो जाती हैं, कुछ फेजोमोटर चेंजेस भी आती हैं। उसके बाद है रेजिमेंटल बेज, बेज एरिया किस तरह इफेक्ट हो रहा है, और डाबर्न साइन क्या होता है। अब रेजिमेंटल बेज एरिया जो है ये किस तरह इफेक्ट होता है, असल में होता ये है कि जो हमारा शोल्डर है इसकी अगर हम लेटरल साइड देखें यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह जहाँ पे इंजेक्शन लगता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो कि डेल्टाइड में लग रहा होता है। अब चूंकि ये डेल्टाइड जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है शोल्डर के साथ, तो डेल्टाइड को जो नर्व सप्लाई कर रही होती है वो होती है एक्सिलरी नर्व। अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से यहाँ पे सेंसरी लॉस हो जाता है इस एरिया को। ये यहाँ पे चूंकि बैज लग रहा होता है, जो आर्मी वगैरह के पर्सनल वगैरह होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, सोल्जर वगैरह, उनके ऊपर यहाँ बैज लगता है, तो इसको हम कहते हैं रेजिमेंटल बैज, इस वजह से क्योंकि इस एरिया में लॉस हो रहा है। उसके बाद है डाबर्न साइन। इस तरह होता है कि डाबर्न साइन अगर सब एक्रोमियल बर्साइटिस है, ये चेक करने के लिए चेक किया जाता है क्या जो सब एक्रोमियल बर्सा है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है या नहीं। किस तरह चेक करते हैं, जो कोरेको एक्रोमियल आर्च होती है उसके नीचे होता है सब एक्रोमियल बर्सा, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन को चेक किस तरह किया जाता है कि हम आर्म को करवाते हैं हम ओवरहेड एबडक्शन या एबडक्शन करवाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब ये ओवरहेड एबडक्शन होती है तो ये इसके नीचे आने से बच जाता है, यानी कि पहले पेन हो रहा होता है जब हम वैसे मूवमेंट करवाते हैं, क्यों, क्योंकि कोरेको एक्रोमियल आर्च ने नीचे आ जाना होता है, तो ये बरसा जो होता है उस पर स्ट्रेन पड़ता है, इसकी वजह से पेन होता है। अगर हम एबडक्शन करवाते हैं ओवरहेड एबडक्शन, तो इसमें ये बरसाइटा हो जाता है, स्किप कर जाते हैं, यहाँ से ये निकल आता है, तो इस वजह से पेन नहीं आएगा। जब दूसरी मूवमेंट करवाएंगे तो पेन आएगा, ये बात सेन में रख लें। तो इससे में डाबॉन साइन पॉजिटिव आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि सब एक्रोमियल बरसाइटस हो चुका है। उसके बाद है ये दो तरह के होते हैं, सैटरडे नाइट पॉलिसी एंड क्रच पैरालिसिस। क्रच होता है ये बैसाखियाँ जिसे हम कहते हैं उर्दू में, इसमें होता है कि जो क्रच होता है यानी कि जो एक पेशेंट है वो बैसाखियों पे चल रहे होते हैं, यानी कि अगर कोई पैरालाइज बंदा है तो उसकी वजह से क्या होता है जो एक्सिलरी रीजन होता है यहाँ पे ही होता है रेडियल नर्व की इंजरी होती है, यानी कि चूंकि रेडियल ग्रूव जो होता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर रेडियल ग्रूव में रेडियल नर्व होती है, रेडियल नर्व इंजर हो जाती है। क्रच के पैरालिसिस वाले पेशेंट में क्रच की वजह से जो रेडियल नर्व इंजर हो जाती है, जिस वजह से क्रच पैरालिसिस हो जाता है। सैटरडे नाइट पॉलिसी इस सूरत में होता है, कुछ बंदे इस तरह के होते हैं चेयर के ऊपर जो अपना हाथ लटका लेते हैं और वहाँ पे सो जाते हैं, या जो है वो ज़्यादा देर तक पड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है, रेडियल नर्व की सेंसेशन जो है वो लूज़ हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी। उसके बाद है रिस्ट ड्रॉप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है जो आगे आ रहे हैं, ये एससीक्यू के हवाले से भी और वाइवा के हवाले से भी। अब रिस्ट ड्रॉप में क्या होता है, ये सिचुएशन होती है, ये नॉर्मल है तो रिस्ट ड्रॉप इस तरह हो जाती है। अब ये देख सकते हैं आपकी रिस्ट ड्रॉप किस तरह यहाँ पे इफेक्ट हो रही है, मतलब जो इसको एक्सटेंड करवा रहे हैं एक्सटेंसर मसल है वो पैरालाइज हो रहे हैं। तो एक्सटेंसर मसल पैरालाइज क्यों होते हैं, क्योंकि एक्सटेंसर मसल को नर्व सप्लाई कर रही होती है या तो वो ब्रांच या खुद रेडियल नर्व होती है, या रेडियल नर्व की जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व होती है सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस। अगर रेडियल नर्व या उसकी ब्रांच में से कोई भी इंजर हो जाती है, इसकी इंजरी की वजह से मसल कौन से पैरालाइज होंगे, एक्सटेंसर मसल। तो एक्सटेंसर मसल ऑफ द हैंड पैरालाइज हो जाते हैं, तो ये एक्सटेंड इसकी वजह से ये फ्लेक्स सूरत में आ जाता है। अब इसको एक्सटेंड कर ही नहीं सकते वो, तो इसे हम कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। उसके बाद है डिप्टरेंस कंट्रक्चर। इसमें क्या होता है, हम कहते हैं ये नॉर्मल जो हैंड है, अब इसमें क्या होता है यहाँ पे अल्नर बरसा है, ये अल्नर बरसा होता है इस एरिया में ज़्यादातर, ये लिटिल फिंगर के साथ साथ और उसके अलावा थिनार एमिनेंस के साथ साथ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन्स होते हैं उनके अंदर होता है, जो उसको कवर कर रहा है उसे हम कहते हैं अल्नर बरसा। अब ये अल्नर बरसा होता है, इसमें अगर हो जाती है इन्फ्लेमेशन तो ये मतलब सोजिश कर जाता है, ये एरिया इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अल्नर बर्साइटिस को हम कहते हैं डिप्टरेंस कंट्रैक्शन। इसकी वजह से जो ज़्यादातर हमारे पास इन्वॉल्व हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है वो होती है ये वाली फिंगर, ठीक है, इसकी वजह से रिंग फिंगर इसमें इन्वॉल्व हो रही होती है, तो इसकी वजह से मेजर ये इन्वॉल्व हो रही है, और ये भी यहाँ पे सेंसरी लॉस खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो नर्व होती है वो प्रॉपर जा नहीं रही इन्फ्लेमेशन की वजह से। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन की वजह से मेजर दूसरा ये होता है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई तो कंट्रक्चर हो जाता है, ये कंट्रैक्ट कर जाती हैं, इनके कंट्रक्शन की वजह से ये इस तरह सेमी फ्लैक्स स्टेट में या ज़्यादा फ्लैक्स स्टेट में आ जाती हैं। मेजरली कौन सी, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर मेजरली इन्वॉल्व हो रही होती हैं, ज़्यादातर इसमें रिंग फिंगर होती है। उसके बाद है कला हैंड। कला हैंड दो तरह का होता है, कंप्लीट भी होता है पार्शियल भी होता है। अब हम बात करते हैं पहले कला हैंड कंप्लीट की। कला हैंड कंप्लीट कब होगा, दो तरह की नर्व सप्लाई करती हैं, मेजरली मीडियन नर्व एंड उसके अलावा अल्नर नर्व।
अब मीडियन नर्व और अल्नर नर्व कहाँ पे पास कर रही हैं? अल्नर नर्व पास कर रही है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली, और जो हमारे पास मीडियन नर्व है वो पास कर रही है फ्लेक्सर डिजिटोरम, जो हमारे पास कार्पल टनल बन रही है उसमें से पास कर रही है, यानी कि जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से नीचे पास कर रही है। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी या दोनों में से कंप्रेस हो जाती है कार्पल टनल सिंड्रोम में भी हम पढ़ेंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ये हमारे पास होते हैं इंटरफेरेंजियल जॉइंट, यानी कि जो डिस्टल फेलेक्स की बजाय जो प्रॉक्सिमल है यानी मिडल फेलेक्स है, ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह हो जाते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है, इनकी हाइपर एक्सटेंशन हो गई, और ये हाइपर एक्सटेंशन उसके अलावा जो डिस्टल फेलेंक्स होते हैं उनकी हो जाती है हाइपर फ्लेक्शन, बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन, यानी इनकी हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी, इनकी फ्लेक्शन हो जाएगी परमानेंट। तो इस सूरत पे इस तरह के केस बन जाते हैं, इसे हम कहते हैं कंप्लीट कला हैंड। कंप्लीट कला हैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है जस्ट 1.5 को, मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है 3.5 को। अगर दोनों नर्व्स इंजर होंगी तो इस वजह से कंप्लीट कला हैंड होगा। अगर एक नर्व होती है तो इसकी वजह से पार्शियल कला हैंड होता है, अल्नर कला हैंड होता है, तो अल्नर फॉर्म में होता है, मेजरली अल्नर कला हैंड होता है और कंप्लीट कला हैंड होता है। उसके बाद है हमारे पास क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। दो तरह के, एक है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, एक है कार्पल टनल सिंड्रोम। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, असल में यहाँ पे फोसा होता है, क्यूबिटल फोसा, ये रिलेटेड है अल्नर नर्व से और ये रिलेटेड है मीडियन नर्व से। अब जो हमारे पास क्यूबिटल टनल होता है, असल में जो हमारे पास फोसा है, क्यूबिटल फोसा एट द लेवल ऑफ द एल्बो जॉइंट, तो जो अल्नर नर्व होती है वो मीडियल एपिकोंडाइल, यहाँ पे जो मीडियल एपिकोंडाइल होती है उसके पीछे से पास कर जाती है यहाँ पे और पीछे की तरफ से आती है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब क्या हो रही है, यहाँ से फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस के 2 हेड्स होते हैं, उन 2 हेड्स के बीच में से अल्नर नर्व पास हो के आ रही होती है, इसके रिलेशन में आप पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर उन 2 हेड्स के दरमियान प्रेस हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है अल्नर नर्व, तो इसकी वजह से हो जाता है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, तो इसकी वजह से कला हेड होगा, जहरी सी बात है, अल्नर नर्व डैमेज हो रही है। दूसरा है कार्पल टनल सिंड्रोम। देखिए कार्पल टनल बनती है कैसे, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आ रहा है, उसे जो स्ट्रक्चर पास कर रही है उसे हम कहते हैं कार्पल टनल, उसमें जो मेजर होती है वो होता है मीडियन नर्व, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि अगर इसकी वजह से यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम, इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, मसल पैरालाइज हो होते हैं, जो मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है 3.5 को, उसके अलावा क्या होता है, कला हैंड में भी रोल प्ले करती है। उसके बाद एप लाइक डिफॉर्मिटी, ये भी किसके रिलेटेड क्लिनिकल है, ये है मीडियन नर्व से रिलेटेड क्लिनिकल। इसमें क्या होता है, असल में देखिए मीडियन नर्व सप्लाई कहाँ पे कर रही होती है, 3.5 को, यहाँ तक 3.5 को सप्लाई कर रही है मीडियन नर्व, तो यहाँ पे होता है थिनार एमिनस। थिनार एमिनस के जो मसल होते हैं जिसमें अपोनेंस पोलिसिस आ जाता है, उसके अलावा यहाँ पे फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस आ जाता है, एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस आ जाता है, इन मसल्स को सप्लाई कर रही होती है मीडियन नर्व। अब जब मीडियन नर्व यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम में हो रही है डैमेज, तो मीडियन नर्व इनको सप्लाई नहीं करती, ये पैरालाइज हो जाते हैं, ये थिनार एमिनस को जो बरकरार रखे हुए होते हैं इस सिरे पे, ये थिनार है, ये हाइपोथिनार है। अब क्या होता है यहाँ पे ये बिल्कुल खत्म हो जाती है थिनार एमिनस, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, बिल्कुल ये प्लेन हो जाता है। जो एप होता है मंकी लाइक, तो मंकी का जो होता है सोल उस तरह का होता है बिल्कुल, तो एप लाइक डिफॉर्मिटी आ जाती है, इसे हम कहते हैं एप लाइक डिफॉर्मिटी, मीडियन नर्व की इंजरी होती है। उसके बाद है विटलो। विटलो होता है पल्प स्पेस, ये आपने स्पेसेस ऑफ हैंड में पढ़ा होगा, पल्प स्पेस ऑफ फिंगर होती है। पल्प स्पेस ऑफ फिंगर क्या है, यहाँ पे ये जो है पाम के ऊपर, पाम रेस्पेक्ट के ऊपर होती है, यहाँ पे ये सकीन है, स्किन, और नीचे होती है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम होता है आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है बोन की, जो नीचे बोन होती है डिजिट्स वाली, ठीक है, फेलेक्स वगैरह, उनमें पेरियोस्टियम और इसके दरमियान, स्किन के दरमियान में फैट होता है, तो उस दरमियान स्पेस डिवेलप हो रही होती है, यहाँ पे स्पेस बनती है, स्पेस में फैट आ जाता है, फैट के अलावा यहाँ से सेप्टा भी जा रहे होते हैं, ठीक है, सेप्टा हम बना लेते हैं एक बार। हम कहते हैं ये है डिस्टल फेलेक्स। अब ये डिस्टल फेलेक्स है, ये इसके बेस वाला है, ये इसका 1 और 5 पार्ट है, ये इसका 4 और 5 पार्ट है। इसमें कौन सी नर्व आ रही है, नर्व सॉरी, इसमें आर्टरी कौन सी आ रही है, डिजिटल। अब ये डिजिटल आर्टरी होती है, ये सप्लाई यहाँ पे भी कर रही है और यहाँ पे भी। अब एक और बात ध्यान में रखिएगा, अब यहाँ पे भी डिजिटल आर्टरी सप्लाई कर रही है सबको, प्रॉक्सिमल 1 और 5 को, ये मैंने क्यों बनाया ये आपको भी समझ आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ये स्किन है, अब स्किन से क्या होते हैं, सेप्टा आते हैं, फाइब्रस सेप्टा। अब ये जो फाइब्रस सेप्टा आ रहे हैं ये कहाँ पे होते हैं, जो डिस्टल 4 और 5 होता है, यानी कि आप इसको डिवाइड कर लें, यहाँ पे प्रॉक्सिमल 1 और 5 है, यहाँ पे डिस्टल 4 और 5 है। अब प्रॉक्सिमल 1 और 5 के ऊपर सेप्टा नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ पे सेप्टा नहीं जा रहा है, यहाँ पे डिस्टल के ऊपर सेप्टा जा रहे हैं। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, पल्प स्पेस ऑफ फिंगर का इन्फेक्शन को हम कहते हैं विटलो, ये बात पहले से में रख लें, पल्प स्पेस ऑफ फिंगर में इन्फेक्शन हो जाए तो इसे हम कह रहे होते हैं विटलो। अब
इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये कंट्रैक्ट कर जाते हैं सेप्टा। सेप्टा की कंट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, निक्रोसिस हो जाएगी। तो निक्रोसिस कहाँ पे होती है, ये बात समझने वाली है। 4/5 में होती है, 1/5 प्रॉक्सिमल में नहीं होती। वजह, क्योंकि यहाँ पे सेप्टा है ही नहीं, तो सेप्टा कंट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, तो ये वाला पार्ट सप्लाई करता रहेगा, यहाँ पे सप्लाई डैमेज हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इसे हम कहते हैं विटलो। उसके बाद है वुल्फमैन्स कंट्रक्चर। जो वुल्फमैन्स कंट्रक्चर होता है, ये मेजरली फ्लेक्सर टेंडन्स और जो एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर टेंडन्स का कंट्रक्चर होता है। किस वजह से, उनके अंदर जो आर्टरी आ रही है मेजरली ऊपर की तरफ होता है, ह्यूमरस सुप्राकॉन्डाइलर भी होता है, ब्रेकियल आर्टरी, उसके अलावा जो आगे रेडियल अर्नल आर्टरी आ रही हैं, उनमें से अगर उनकी निक्रोसिस हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉमन एंड जो एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं ये कंट्रैक्ट कर जाते हैं, उनका कंट्रक्चर डेवलप हो जाता है, इसे हम कहते हैं वुल्फमैन्स इस्कीमिक कंट्रक्चर। उसके बाद है दो तरह के, फिंगर से रिलेटेड है, हैमर फ्रैक्चर एंड मैलेट फ्रैक्चर। अब मैलेट में क्या होता है, मैलेट में ये होने बाकी सारा सेम रहेगा, ये कुछ कुछ पेशेंट में बंदों में होता है, विक्टिम में इस तरह, ये जो डिस्टल फेलेंक्स है ये बिल्कुल इस तरह हो जाता है, यानी इस तरह मुड़ जाता है, बिल्कुल इस तरह रह जाता है, यानी कि इस तरह बिल्कुल सीधा नहीं होता, इस तरह मुड़ा रहता है, परमानेंटली फ्लेक्स हो जाता है, इसे हम कहते हैं मैलेट फिंगर। अब हैमर फिंगर में क्या होता है, हैमर में ये होता है कि यहाँ पे ये रहेगी एक्सटेंडेड, ठीक है, ये एक्सटेंडेड रह जाएगी, यहाँ पे ये एक्सटेंड हो जाएगी और ये हो जाएगी फ्लेक्स, इसको हम कहते हैं हैमर लाइक एक्सपीरियंस आ जाती है इस तरह। किस तरह, ये एक्सटेंड हो गई और ये हमारे पास हो जाती है फ्लेक्स, यानी कि जो प्रॉक्सिमल मिडिल फेलेंक्स है वो एक्सटेंड हो जाती है, डिस्टल फेलेंक्स इसमें फ्लेक्स हो जाती है, तो एक हैमर लाइक अपीयरेंस आ जाती है। इस हैमर लाइक अपीयरेंस को हम कहते हैं हैमर फिंगर। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो मैंने टच दिया सारा, तो अगर एक बार मतलब सारे रिवाइज करें तो इसमें मेजरली कवर हो जाते हैं सारे क्लिनिकल्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद